प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, परिचय है। सभी रासायनिक यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षारक एवं लवण में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें वर्गीकृत किया जाता है प्यारे बच्चों? अम्ल में, क्षारक में एवं लवण में। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी रासायनिक यौगिक होगा तो उनके 3 भाग होंगे। तो एक भाग अम्ल होगा, दूसरा भाग क्षारक होगा, तीसरा भाग लवण होगा। अम्ल के गुण अलग होंगे, क्षारक के गुण अलग होंगे तथा लवण के गुण अलग होंगे। इनको कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो इन यौगिकों को एक दूसरे यौगिक से अलग करते हैं। कहने को लगे इन यौगिकों के अपने अलग अलग गुण होते हैं जिनके कारण ये एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग पहचाने जाते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसे अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और लवण आयनिक रूप से उदासीन होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर अम्ल, क्षारक एवं लवण में विभाजित किया जाता है। आइए हम देखते हैं। अम्ल, पहला हेडिंग हमारा इसमें पड़ेगा अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल का परिभाषा क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन H3+O देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पहचान क्या है? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका अर्थ होगा अगर अम्ल में लाल लिटमस पेपर डाला जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अम्ल का जो pH मान होता है 0 और 7 के बीच में होता है और यह pH मान जितना शून्य के करीब होता है अर्थात 1, 2, 3 होता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। जैसे जैसे pH मान बढ़ता जाता है अम्ल की प्रबलता घटता जाता है। मतलब कि जितना pH मान कम होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा, जितना pH मान अधिक होगा उसका अम्ल की प्रबलता उतना ही कम होगा। आइए हम आगे देखते हैं। उदाहरण में प्रमुख अम्ल निम्नलिखित हैं। तो प्रमुख अम्लों में पहला है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा का है HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तीसरा का है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो यह जो है HCl, HNO3 या H2SO4 यह प्रबल अम्ल है। इसके साथ हम दुर्बल अम्ल भी लिए हैं HCOOH, इसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं। फार्मिक एसिड को IPAC नेम में मेथेनोइक एसिड कहते हैं। और दूसरा का है CH3COOH जिसको एस्टिक एसिड कहते हैं या एथेनोइक एसिड कहते हैं। ये दोनों दुर्बल अम्ल हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्षारक के बारे में। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं एवं हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, NH4OH। इसमें NaOH, KOH प्रबल क्षारक है, यहाँ की NH4OH दुर्बल क्षारक है। मतलब क्षारक में भी 2 विभेद होंगे, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। यहाँ क्षारक में एक शब्द और आता है क्षार। तो यहाँ पर बता दें सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब बात होता है कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या है। तो हम पहले क्षार को बताएं कि क्षार वे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, लेकिन वे भी क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वो क्षारक ही कहलाते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों अम्लों के गुण के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ
एसिड। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स में क्या होगा, अम्लों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है अम्लों के स्वाद खट्टे होते हैं। दूसरा का है अम्लों का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। तीसरा का बात यह है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चौथा यह कह सकते हैं कि इनके अम्लों का लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथी पॉइंट यह है कि अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। यह मतलब कि हाथ को टच करने पर हाथ का संक्षारण करते हैं, हाथ का काटते हैं, इसलिए इसकी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। पांचवा है अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। छठवां है धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगर कोई धातु ऑक्साइड है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जब यह अम्ल से क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं। सातवां पॉइंट है अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अगला पॉइंट है आठवां अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, केवल धातु होगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, तब जल नहीं बनेगा। नौवां गुण है आमाशय में उत्पन्न अम्लता जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक उत्पादन के कारण होती है। अगर जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा उत्पादन करती हैं तो वहाँ पर आमाशयी रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण जलन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, जिसे चूना कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए 10वां गुण देखें, मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक यह भी है कि मेथिल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। आइए आगे हम देखते हैं। अब है अम्लों की आर्हेनियस परिभाषा। आर्हेनियस ने अम्ल को कैसे डिफाइंड किया था, आर्हेनियस डिफिनेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ हम बताया गया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होती है तथा जो जल में घुलने पर विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एक अम्ल के गुण उसके द्वारा विलयन में दिए गए हाइड्रोजन आयनों या हाइड्रोनियम आयनों के कारण होता है। तो यहाँ आपने क्या जाना प्यारे बच्चों कि एक अम्ल का गुण उसके द्वारा विलयन में दिए गए हाइड्रोजन आयनों या हाइड्रोनियम आयन को H3+O कहते हैं के कारण होता है। ये किसका परिभाषा है, आर्हेनियस का। यह आर्हेनियस ने किसके बारे में परिभाषा दिया था, अम्ल के बारे में। आइए हम आगे देखते हैं क्षारकों के सामान्य गुण। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, क्षारकों का स्वाद कड़वा अथवा कसैला होता है। नंबर 2, क्षारक छूने में साबुन के समान चिकने होते हैं। तीसरा है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अर्थात नीले लिटमस पेपर पर क्षारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा गुण, क्षारकों के जलीय विलयन विद्युत के चालन करते हैं या क्षारकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। पांचवा है क्षारक और अधातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। मतलब जो कार्य अम्ल करता था वही कार्य क्षारक भी कर रहा है। क्षारक भी अधातु ऑक्साइड के, वह अम्ल जो था धातु ऑक्साइड के साथ, और जो क्षारक है अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो दोनों की ध्रुवता विपरीत है, यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है। और छठवां पॉइंट है क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया जो होती है उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं। इनके अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप
लवण और जल बनता है। अगला पॉइंट है क्षारक फेनोल्फथालीन विलयन को गुलाबी कर देते हैं। देखिए वहाँ अम्ल जो था वो अलग गुण दिखा रहा था, वो मेथिल ऑरेंज के साथ दिखा रहा था, लेकिन यहाँ क्षारक है फेनोल्फथालीन विलयन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। और 8वां है प्रबल क्षारक संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। एक पॉइंट यह भी बता दें कि जो क्षारक होते हैं उनका पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है। जिन विलयनों का पीएच मान 7 होता है वह विद्युतीय रूप से उदासीन माने जाते हैं, उदासीन विलयन होते हैं। आइए आगे देखते हैं अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो अम्ल कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहले तो इनको हम दो ही भाग में बांटे हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। तो स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड को प्रबल अम्ल कहते हैं, वीक एसिड को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अम्ल बटे होते हैं, एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल, त्रिक्षारकीय अम्ल, तो यह अम्ल की है। इसके साथ भी अम्ल बटे हैं तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तो इस प्रकार से अम्लों को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, कम से कम इसकी 3 कैटेगरियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हम 2 कैटेगरी के बारे में भी बात कर रहे हैं। पहला कैटेगरी है प्रबल अम्ल का, दूसरा और दुर्बल अम्ल का। तो आइए आगे देखते हैं प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल को स्ट्रांग एसिड कहते हैं। इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो वे अम्ल जो अपनी जलीय विलयन में पूर्णता आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H+ या H3O+ आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अब यहाँ पर एक रिएक्शन देखें, जब H2O का एक्वस विलयन मतलब जल में घोला जाता है तो यह H2SO4 जो है H+ एक्वस और SO4 एक्वस में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका अम्लीय विलयन जो होता है वह विद्युतीय रूप से सुचालक होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में, वीक एसिड के बारे में। तो जो अम्ल अपनी जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं तथा विलयन में कम H+ या H3O+ आयन प्रदान करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड आदि। तो देखिए हाइड्रोजन साइनाइड जब क्रिया करता है तो एक्वस विलयन में जल में, तो यह H+ एक्वस तथा Cn- एक्वस में वियोजित हो जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। उपर्युक्त अम्लों के जल में आयनन के कारण उत्पन्न हाइड्रोजन आयन H+ आयन इनकी जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं। इसी कारण अम्लीयता प्रदर्शित, इसी कारण ये अम्ल अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण, हाइड्रोजन आयन के कारण या हाइड्रोजन आयन के कारण अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं। और यही पॉजिटिव आयन जो है अम्ल की क्षारीयता कहलाती है। आइए आगे देखते हैं अम्ल की क्षारकता। यहाँ पर हेडिंग आ भी गया, अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। मतलब किसी अम्ल से जितने प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं, मतलब कि अम्ल से निकलने वाले हाइड्रोजन आयन होते हैं, उन्हीं को हम अम्ल की क्षारीयता कहते हैं। जिन अम्लों के अणु में 1, 2 या 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं क्रमशः उन्हें हम एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी अम्ल कहते हैं। इसमें जैसे HCl में 1 H है, HNO3 में 1 H है, H2SO4 में 2 H है, CH3COOH में 1 H है, HCOOH में 1 H है, H3BO3 में 3 H है, H3PO4 में 3 H है। तो इस प्रकार इनकी जो क्षारीयता है या तो 1 है या तो 2 है या फिर 3 है। अगर इनकी विस्थापन हाइड्रोजन 1 है तो एक क्षारकी कहलाएंगे, अगर विस्थापनीय हाइड्रोजन 2 हैं तो द्विक्षारकी कहलाएंगे, अगर विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या 3 है तो यह 3 क्षारकी अम्ल कहलाएंगे। आइए हम आगे देखते हैं। किसी अम्ल की क्षारकता
आणविक द्रव्यमान और तुल्यांकी द्रव्यमान में निम्नलिखित संबंध होता है। अम्ल की क्षारकता बराबर अम्ल का आणविक द्रव्यमान बटे अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो अगर अम्ल के आणविक द्रव्यमान में अम्ल के तुल्यांकी द्रव्यमान से भाग दे दें तो अम्ल की क्षारकता निकल जाता है, अर्थात विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या के बारे में हमें पता चल जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से। आइए हम आगे की ओर देखते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर। तो अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? वह सूचक जो अम्ल और क्षार के आधार पर आधारित होता है अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। तो पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग प्रदर्शित करते हैं तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक 3 प्रकार के होते हैं। अम्ल क्षार सूचक कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं ये कौन कौन से हैं। पहला है उदासीन सूचक। उदासीन सूचक को हम न्यूट्रल इंडिकेटर कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। उदाहरण लिटमस, जिससे लाइकेन पादप से निष्कासित किया जाता है, हल्दी तथा लाल पत्ता गोभी आदि, यह उदासीन सूचक के अंतर्गत आता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला है संश्लेषित सूचक, जिसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इनका संश्लेषण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। उदाहरण के लिए फिनोल्फथालीन तथा मेथिल ऑरेंज इत्यादि संश्लेषित सूचक होते हैं। तो इसमें कौन कौन से संश्लेषित सूचक हैं प्यारे बच्चों? तो यह है फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज। कैसा सूचक कहलाता है? संश्लेषित सूचक। अब आइए घ्राण सूचक। घ्राण सूचक मतलब घ्राण माने सूंघना होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब कि जिसमें गंध आती है, सुगंध आता है। वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक गंध तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न गंध देते हैं, जैसे प्याज है, वनीला है, इसके साथ साथ इत्र है, लौंग का तेल है। ये सब हमारे घ्राण सूचक के अंतर्गत या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे लवण के बारे में। तो लवण को साल्ट कहते हैं। लवण 6 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो लवण को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए पहला भाग देखते हैं सामान्य लवण। सामान्य लवण को हम जनरल साल्ट कहते हैं। तो वे लवण जो परस्पर अम्ल तथा क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? साधारण लवण। किसके द्वारा साधारण लवण बनता है प्यारे बच्चों? अम्ल और क्षार के परस्पर रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जिसमें है NaCl, CaSO4, MgSO4, FeSO4 etc। तो यहाँ NaCl को सोडियम क्लोराइड, CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट, MgSO4 को मैग्नीशियम सल्फेट, FeSO4 को फेरस सल्फेट कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। दूसरा लवण होता है प्यारे बच्चों अम्लीय लवण। वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। बहुत आसान परिभाषा है कि वे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु पाए जाएं, उपस्थित हों, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHSO4, CaHPO4, NaH2PO4, NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये सब अम्लीय लवण के उदाहरण हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं क्षारीय लवण के बारे में, बेसिक लवण या बेसिक साल्ट के बारे में। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन, कैसा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन पाए जाते हैं, उन लवणों को हम क्षारीय लवण कहते हैं। कैसा लवण कहलाता है? क्षारीय लवण। इसमें जैसे आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या है क्षारीय लवण का? देखिए Na2OHCl है, Na2OHCl है, CaOHCl है। इसमें क्या है? क्षारीय लवण है, क्योंकि इसमें विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल समूह OH उपस्थित हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट लवण के बारे में। तो अगला लवण है द्विक लवण। द्विक लवण को हम डबल साल्ट कहते हैं। वे लवण जो 2 सामान्य लवणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं।
जैसे K2SO4.Al2SO4 Thias.24H2। तो यह है फिटकरी या पोटास एलम कहलाता है। यह क्या है? द्विक लवण है। दूसर का लवण है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.7H2O। इसको हम मोहर साल्ट कहते हैं। मोहर साल्ट भी द्विक लवण के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे पांचवा मिश्रित लवण के बारे में। मिश्रित लवण को अंग्रेजी में मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। तो मिक्स्ड साल्ट क्या है? इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के ऋणायन या धनायन होते हैं। मतलब कि मिश्रित लवण वह लवण होता है जिसमें एकाधिक धनायन अथवा ऋणायन होता है। जैसे देख लें NaKSO4 में दो धन आयन है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। और CaOCl2 में दो ऋण आयन है, ऑक्सीजन और Cl। इस प्रकार माइक्रोकास्मिक लवण NaNH4HPO4 में यह आपको इसमें तीन धन आयन है, एक Na है, एक NH4 है और एक हाइड्रोजन है, केवल एक ही ऋण आयन है। तो यहाँ पर यह पता चल रहा है कि अगर कोई लवण है तो उसमें एक से अधिक या तो धनायन होंगे या तो ऋणायन होंगे। अगर इस प्रकार का लवण हो तो वह मिश्रित लवण कहलाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात की जाएगी संकर लवण के बारे में। यह लवण कई लवणों के संयोग से बनता है। यह लवण जलीय विलयन में केवल एक धनायन व एक ऋण आयन देते हैं, जिनमें से साधारण आयन और दूसरा संकर, एक उसमें एक साधारण आयन होता है और दूसरा संकर आयन होता है। इसमें जो दो आयन बनते हैं तो एक साधारण आयन होता है और दूसरा का संकर आयन होता है। जो संकर आयन होता है वह कंपोजिट आयन होता है। संकर आयन का मतलब कंपोजिट आयन, जिसको हम जटिल आयन या कम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का जो जलीय विलयन है, पोटेशियम के लवण के आयन होंगे और है फेरोसाइनाइड के जटिल आयन देता है। तो 4K+ बनेगा, FeCN6 पर -4 चार्ज आ जाएगा। तो इसी को FeCN6 पर जो 4- आयन होगा उसको फेरोसाइनाइड आयन या जटिल आयन कहते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH- के गुणनफल के बराबर होता है। तब इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। तो जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वह किससे प्रदर्शित किया जाता है? Kw से। K_W होता है। आइए हम आगे देखते हैं। Kw का मान क्या होता है? H+ और OH- के बराबर होता है। Kw का मान उपस्थित ताप पर स्थिर होता है। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि 25 सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1.0 × 10⁻⁻14 होता है। तो यह इसका कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। आइए हम देखते हैं pH मान के बारे में। pH मान को pH वैल्यू कहते हैं। तो सोरेंस नामक एक रसायन शास्त्री थे ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं, pH वैल्यू। तो pH = -log H+ बराबर log 1/1/H+ आयन, यही होता है pH मान। आइए हम आगे देखते हैं। अर्थात किसी विलयन का pH मान pH उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन अथवा मोल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है। या अन्य शब्दों में pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। यह है इसका परिभाषा किसका? हाइड्रोजन आयन के pH वैल्यू का। आइए आगे देखते हैं। अम्ल के pH मान 7 से कम तथा क्षार के pH मान 7 से अधिक होता है। जल के लिए pH मान 7 होता है तथा उदासीन विलयन का pH मान भी 7 होता है।
ब्लड का पीएच मान 7.4 या 7.2 के बीच में होता है। तो कुछ पीएच मान हमें याद भी रखने चाहिए। इसी प्रकार जितने भी होते हैं खट्टे फल, उनका अम्लीय होता है तो उनका पीएच मान 7 से थोड़ा कम होता है। चलिए हम देखते हैं आगे। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात कर दें, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अम्ल तथा क्षार के परस्पर रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH एक्वस पर HCl एक्वस की क्रिया कराया जाए तो इन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप NaCl प्लस CH2O लिक्विड में बनता है। अतः जलीय विलयन में वह क्रिया है जिसमें H+ आयन तथा OH- आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है। तो अगर ऐसा बन रहा है, लवण और जल बन रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आइए हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।